जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच अकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही दोस्तों बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखना क्योंकि आपको आज वन लाइनर करंट अफेयर्स भी बताए जाएंगे वीडियो के अंत में, तो आप वो जरूर ध्यान से सुने। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, किसने भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल पेश किया है? आपके ऑप्शन है ए गूगल, बी सिग्नल, सी फेसबुक और डी टकाटक। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में फेसबुक ने भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन फाइंडर टूल पेश किया है। दोस्तों फेसबुक ने भारत में अपने मोबाइल ऐप पर एक वैक्सीन खोजक उपकरण पेश करने के लिए भारत सरकार के साथ साझेदारी की है, जिससे टीका लगाने के लिए लोगों को आसपास के स्थानों की पहचान करने में मदद मिलेगी। दोस्तों नजर डालेंगे फेसबुक की तरफ, तो फेसबुक के वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है तथा फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुई थी। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना, फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004, मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका तथा सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आपके ऑप्शन है ए एसबीआई, बी एचडीएफसी, सी एक्सिस और डी आईसीसीआई। तो आईसीआईसीआई। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों की एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में अपने दिशा निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। दोस्तों यह लाइन रिपीट करूंगा मैं और आप लोग बहुत अच्छे से सुन लेना इसको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर जुर्माना लगाया गया है तो क्यों लगाया गया है। तो बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन और निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स पर अपने मास्टर सर्कुलर में संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है। नजर डालेंगे दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक की तरफ, तो आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ संदीप बख्शी हैं तथा आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन हम है ना ख्याल आपका। ये आप टैगलाइन बहुत अच्छे से याद रखें, टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका। साथ ही दोस्तों नजर डालें आरबीआई की तरफ, तो आपको बता दें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है तथा इसके वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, एनएचआरसी के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए अभिनव दास, बी हीरा यादव, सी प्रफुल्ल चंद्र पंत और डी सरफराज। तो दोस्तों याद रखें, नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल चंद्र पंत को चुना गया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस पंत को 22 अप्रैल 2019 को एनएचआरसी का सदस्य नियुक्त किया गया था। तो यह सदस्य कब बने? एनएचआरसी के 22 अप्रैल 2019 को यह सदस्य बने थे। और दोस्तों भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू ने 2 दिसंबर 2020 को उनके कार्यकाल पूरा होने के बाद से अध्यक्ष का पद खाली है। तो दोस्तों अध्यक्ष का पद खाली कब से? 2 दिसंबर 2020 से है। और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू थे। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन होंगे? तो न्यायाधीश प्रफुल्ल चंद्र पंत होंगे। दोस्तों इससे पहले प्रफुल्ल चंद्र पंत, उन्हें 20 सितंबर 2013 को शिलोंग में नव स्थापित मेघालय उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए कि मेघालय उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए प्रफुल्ल चंद्र पंत। नजर डालेंगे दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब एनएचआरसी की तरफ, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी तथा मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों यह डेट कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? 12 अक्टूबर 1993। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, कोटक महिंद्रा लाइफ के नए एमडी सीईओ के एमडी किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है ए जी मुरलीधर, बी रमेश चौधरी, सी सुरेश खंडेलवाल और डी महेश बाला सुब्रमण्यम। तो दोस्तों याद रखें, कोटक महिंद्रा लाइफ के नए एमडी महेश बाला सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 1 मई को घोषणा की कि उसने महेश बाला सुब्रमण्यम को कंपनी का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों उन्हें जी मुरलीधर की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त किया गया है। तो आपको याद
याद होना चाहिए पहले ही कि कोटक महिंद्रा लाइफ के महेश बाला सुब्रमण्यम के पहले एमडी कौन थे, तो जी मुरलीधर थे दोस्तों। साथ ही एक और नियुक्ति हुई है कोटक कंपनी में, वो भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है और मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा डिटेल में बता रहा हूँ, सोचा एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना बने तो आपको बता दें कि सुरेश अग्रवाल को कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कोटक जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो सुरेश अग्रवाल को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन है ए मई के पहले मंगलवार को, बी मई के पहले शनिवार को, सी मई के दूसरे मंगलवार को और डी मई के दूसरे शनिवार को। तो दोस्तों याद रखें वर्ल्ड अस्थमा डे मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसे 4 मई को मनाया जा रहा है। लोगों तक अस्थमा से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाने एवं बीमारी के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिए संपूर्ण विश्व में इस दिन का आयोजन होता है। दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, बहुत अच्छे से संस्था का नाम याद रखना दोस्तों कि ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। किसका? विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन। दोस्तों 1998 में बार्सिलोना स्पेन में पहली विश्व अस्थमा बैठक के संयोजन में 35 से अधिक देशों में पहला विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए कि पहली बार कहाँ मनाए जाने की मतलब प्रूफ है, तो 1998 में इसको पहली बार कहाँ, बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। कौन सी? विश्व अस्थमा बैठक। आपको यह पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि अगर आपसे पूछा जाए विश्व अस्थमा बैठक कहाँ हुई, तो स्पेन में हुई थी, बार्सिलोना में, स्पेन में। और यह कब हुई? तो 1998 में, जब से विश्व अस्थमा दिवस मनाए जाने की नींव रखी गई। और यह पहली बार कितने देशों ने मनाया? तो 35 देशों ने मनाया। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु और डी झारखंड। तो दोस्तों याद रखें कि हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग देने की घोषणा की है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मतलब जीआई टैग क्या होता है, तो आपको बता दें जो किसी प्रांत को उसकी विशिष्टता के आधार पर तैयार उत्पाद पर मिलता है। जीआई टैग या भौगोलिक संकेत एक प्रकार का मुहर है जो किसी भी उत्पाद के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों अब अगले 3 मिनट के लिए आप लोग अपना पूरा ध्यान स्क्रीन पर रखना और कान खुले रखना, क्योंकि आपको जब तमिलनाडु के बारे में जो मैं बताने जा रहा हूँ भाई आज तक परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे पूछे जाने के चांसेस हैं। तो जितना भी महत्वपूर्ण कंटेंट मुझे मिला मैं आपको तमिलनाडु से रिलेटेड पूरा दिखा रहा हूँ। आप आंखें स्क्रीन पर रखें, कान खुले रखें और सब काम छोड़ दें, ध्यान पूरा स्क्रीन पर ही लगाए रखें। देखते हैं दोस्तों तमिलनाडु को। तो सबसे पहले हम तमिलनाडु को जैसे नक्शे पर देख सकते हैं, दक्षिणी राज्य है भारत का, जिसकी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल 3 राज्य तथा पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्य राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित तथा मुख्यमंत्री एडाप्पी के पलानीस्वामी हैं। दोस्तों पड़ोसी राज्य आपको होता है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। अगर हम तमिलनाडु की नदियां देखें प्रमुख, तो कावेरी, बेल्लार, अमरावती, बैगई, पालार, चिथार आदि यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और अगर हम तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान देखें तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान पहला ही बहुत महत्वपूर्ण है, यह पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा तो याद रखें दोस्तों। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चेन्नई में है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, दोस्तों यह बहुत अच्छे से याद रखें, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि पूछा जाने के चांसेस होते हैं। इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क, दोनों नाम याद रखना दोस्तों। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क को अन्नामलाई नेशनल पार्क कहते हैं। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य हैं दोस्तों। अगर हम तमिलनाडु के बांध देखें तो बैगई बांध बैगई नदी पर, मुक्कम्बज बांध अपर अनाइकट पर दोस्तों, और कावेरी नदी पर, और यह करूपनिधि बांध करूपनिधि नदी पर, और 16 यार बांध यहाँ के 4 प्रमुख बांध हैं। तो आपको याद रखना है बैगई बांध, मुकम्बू बांध दोस्तों, और करूपनिधि बांध और 16 यार बांध यहाँ के प्रमुख है। नजर डालेंगे तमिलनाडु से जुड़े अन्य तथ्यों पर, तो दोस्तों सबसे पहले उत्पादन के दृष्टिकोण से यह राज्य केला, हल्दी,
साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना, केला हल्दी साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु है, जबकि आम नारियल मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक आपको बताया था गुजरात, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। तो दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखें, आम नारियल मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तमिलनाडु, और केला हल्दी और साबूदाना का सबसे बड़ा उत्पादक। दोस्तों तमिलनाडु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पॉलिसी पर नीतियों वाला पहला भारतीय राज्य बना है। तो बहुत अच्छे से याद रखें दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और साइबर स्पेस पॉलिसी पर नीतियों वाला पहला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। भारत की हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन तमिलनाडु के थे। दोस्तों विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों, विश्व का प्रथम ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर है। तो आप बहुत अच्छे से याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो तंजौर में है, और तंजौर कहाँ है, तो तमिलनाडु में, जो सिर्फ एक 80 टन के ग्रेनाइट के टुकड़े से बनाया गया है। यह मंदिर राजा चोल के शासनकाल के दौरान सिर्फ 5 सालों में बनाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजा चोल ने करवाया। दोस्तों आगे देखें कि तमिल शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है। तो आपसे यह भी पूछा जाए शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन है, तो तमिल है। दोस्तों मरीना बीच जो कि तमिलनाडु में है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के कोपाकबाना बीच के बाद दुनिया में दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, याद रखें कि सबसे लंबा अगर आपसे पूछा जाए समुद्री तट कौन सा है, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के कोपाकबाना बीच सबसे लंबा बीच है, और दूसरा कौन सा है, तो मरीना बीच जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और देखें तमिलनाडु की रोचक बातें, तो तमिलनाडु में स्थित कावेरी नदी द्रोणी को दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखें कि कावेरी नदी घाटी है जो, उसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। तमिलनाडु भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, जहां की 47% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। पॉइंट महत्वपूर्ण है दोस्तों, स्टैटिक्स पूछी जाती है जनसंख्या से रिलेटेड, याद रखना। तमिलनाडु की सिरुवानी पहाड़ियों को तितली सुपर हॉटस्पॉट घोषित किया गया है। साथ ही दोस्तों याद रखें कि चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता बन गई है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच निर्माता फैक्ट्री कौन सी है, तो चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। दोस्तों एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का वर्चुअल रियलिटी आधारित एडवांस ड्राइवर ट्रेनिंग सिम्युलेटर सेंटर चेन्नई के ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया सेंटर में लॉन्च किया गया है। बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए एशिया का पहला 5वीं पीढ़ी का वर्चुअल रियलिटी आधारित एडवांस ड्राइवर ट्रेनिंग सिम्युलेटर सेंटर चेन्नई के ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया सेंटर में लॉन्च किया गया। तो कहाँ लॉन्च किया गया, चेन्नई में। दोस्तों एशिया का पहला, यह रिपीट हो गया, सॉरी दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI योनो ने किसके साथ समझौता किया है। आपके ऑप्शन हैं, ए सेबराय टेक्नोलॉजी, बी अभिराव टेक्नोलॉजी, सी टाटा टेक, और डी विप्रो। तो दोस्तों याद रखें हाल ही में SBI योनो ने सेबराय टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। दोस्तों सेबराय टेक्नोलॉजी ने लघु धारकों, सीमांत और बड़े धारक किसानों की मदद करने के लिए अग्रणी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म योनो SBI के साथ भागीदारी की है, कि जो एक मुफ्त एप्लीकेशन है। इससे उन्हें अपनी लागत के साथ साथ लगातार कुल लाभ के बही खातों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति होगी। इसका उद्देश्य देश भर के किसानों को अपने खातों को कुशलता से प्रबंधित करने में मदद करना है दोस्तों, जिससे घाटे में कटौती हो। और सेबराय का अपना B2B ब्रांड फ्रेम ERP भी है। दोस्तों नजर डालें अगर SBI की तरफ, तो SBI के वर्तमान में अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। SBI का मुख्यालय मुंबई में स्थित है तथा SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत को P8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। आपके ऑप्शन है, ए नेपाल, बी अमेरिका, सी चीन, और डी रूस। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में अमेरिका ने P8I की भारत को P8I पेट्रोल विमान की बिक्री को मंजूरी दी है। P8I लंबी दूरी का गश्ती विमान है। इसका निर्माण बोइंग ने भारतीय नौसेना के लिए किया था। यह P8A पोसाइडन का एक वेरिएंट है। पोसाइडन का उपयोग अमेरिकी नौसेना द्वारा किया जाता है। P8I समुद्री गश्ती, पनडुब्बी रोधी युद्ध, टोही मिशन और निगरानी करने में सक्षम है। दोस्तों आप देख सकते हैं P8I को कि यह एक विमान है, और बहुत अच्छे से याद
रखें दोस्तों कि किस देश के द्वारा निर्मित किया गया, तो यह ऑस्ट्रेलिया द्वारा निर्मित किया गया, किस लिए, भारतीय नौसेना के लिए, और अब इसको बेचने की अनुमति अमेरिका द्वारा दी गई है दोस्तों। सॉरी, मैंने ऑस्ट्रेलिया बोल दिया, अमेरिका आएगा, अमेरिका के द्वारा निर्मित किया गया, और किसके लिए, भारतीय नौसेना के लिए दोस्तों। अमेरिका की तरफ नजर डालें तो अमेरिका की वर्तमान में राजधानी वॉशिंगटन डीसी, यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। साथ ही याद रखें कि कमला हैरिस और जो बाइडन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है यह, बहुत अच्छे से याद रखें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत और ब्रिटेन हाल ही में आने वाले कितने वर्ष में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हुए हैं? आपके ऑप्शंस हैं, ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 9 वर्ष और डी 12 वर्ष। तो दोस्तों याद रखें, भारत और ब्रिटेन हाल ही में आने वाले 9 वर्षों के अंदर ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हुए हैं दोस्तों। भारत और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हाल ही में वर्चुअल समिट में आने वाले 9 वर्ष में ट्रेड दोगुना करने पर सहमत हुए हैं। साथ ही दोनों देशों ने 2030 तक के लिए एक महत्वाकांक्षी रोड मैप को भी मंजूरी दी है, जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी बहुत मजबूत होगी दोस्तों। नजर डालें अगर ब्रिटेन की तरफ, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, जो कि टेम्स नदी के तट पर स्थित है। साथ ही ब्रिटेन के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, जिन्हें आप नरेंद्र मोदी जी के साथ में तस्वीर में देख सकते हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद आप लोग ध्यान देना कि अभी वन लाइनर करंट अफेयर्स बाकी हैं, और जिनसे क्वेश्चंस बनेंगे तो प्लीज देख के ही जाना कि निम्न में से किस लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस है, ए कांगो, बी चेक, सी अल्बानिया और डी अल्जेरिया। तो दोस्तों याद रखें कि कांगो गणराज्य ने, लोकतांत्रिक गणराज्य जो हाल ही में इबोला वायरस के प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है दोस्तों। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य ने हाल ही में इबोला वायरस के 12वें प्रकोप को समाप्त करने की घोषणा की है। इस वायरस ने उत्तरी किवू के पूर्वी प्रांत में 12 लोगों को संक्रमित किया था, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस की खोज सबसे पहले 1976 में हुई थी। पहला पॉइंट याद रखें दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इबोला वायरस की खोज कब हुई है, तो 1976 में। इबोला वायरस का जैसा आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं दोस्तों, यह एक्चुअली क्या है, एक तरह का ऐसा वायरस है जो इंसान को ब्लड से रिलेटेड इन्फेक्शन फैलाता है, और यह ब्लड में जाकर मिलता है। उसके बाद यह नसों में दाब बढ़ाकर नसों से अंदरूनी रक्तस्राव करता है, और अत्यधिक रक्तस्राव से लोगों की मौत हो जाती है। तो यह नसों को फाड़ता है और वहीं के वहीं यहाँ से रक्तस्राव स्टार्ट कर देता है। यह है इबोला वायरस की बीमारी और इबोला का कार्य। अब दोस्तों नजर डालेंगे वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहला करंट है आज का कि हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए। तो अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति किस राज्य ने मांगी है दोस्तों? हरियाणा राज्य ने मांगी है। और किससे मांगी है? तो सर्वोच्च न्यायालय से मांगी है। अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति हरियाणा राज्य ने। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने। और कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। दोस्तों हाल ही में जिस राज्य ने, तो आपको याद रहना चाहिए, यह भी तीसरा है जो कि हाल ही में कर्नाटक राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी किस राज्य में लॉन्च की गई है, तो कर्नाटक राज्य में लॉन्च की गई है। देखते हैं दोस्तों आज के अगले वन लाइनर करंट अफेयर्स। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के साथ समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फिजी के साथ हुए हैं। और भाई किसने किए? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र के लिए किए हैं। दोस्तों चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे एमसी मैरी कॉम को चुना गया है? तो आप बहुत अच्छे से याद रखना, यह भी एक नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, स्पोर्ट्स कोटे की है कि चैंपियंस एंड वेटरन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एमसी मैरी कॉम को। साथ ही दोस्तों याद रखें छठवां है कि भारत ने जिस देश के साथ, तो फिलीपींस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है। तो बहुत अच्छे से याद रखना दोस्तों कि भारत और फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों के आपूर्ति हेतु समझौता किया है। और आज का आखिरी वन लाइनर करंट अफेयर है दोस्तों कि भारत की शटलर पीवी सिंधु और
कनाडा की मिशेल ली। बहुत अच्छे से दोस्तों नाम याद रखना। पीवी सिंधु तो हमें पता है कि भारत की हैं, लेकिन मिशेल ली का नाम आप याद रखें कि मिशेल ली कहाँ की हैं, कनाडा की। तो मिशेल ली को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन सपोर्ट, तो दोस्तों याद रखें यह किसकी बिलीव इन सपोर्ट अभियान किसका है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का है। बिलीव इन सपोर्ट अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। किसे नामित किया गया है दोस्तों, बहुत अच्छे से दोनों नाम याद रखना, पीवी सिंधु और मिशेल ली को। पीवी सिंधु भारत की हैं और मिशेल ली कहाँ की हैं, कनाडा की। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों अगर आप सबको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLS अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं इतना कंटेंट आपको 20 मिनट में बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो आप लोगों से अब गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करके जाएं, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देकर जाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार आखिरी बार आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।